हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से रिलेटेड सारे सर्कुलर्स एंड सारे कंसेप्ट्स एंड सारे प्रोविजंस। दोस्तों, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है वो सीए फाइनल के मई 26 एंड नवंबर 26 के लिए एंड सीए इंटर के मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर एक सर्कुलर आया है न्यूली, जो कि सीए फाइनल और सीए इंटर बोथ पे एप्लीकेबल है। इसीलिए यह वाला प्रोविजन और सारे इसके ये वाले सर्कुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस बार के लिए। ठीक है, तो हम इसके रिलेटेड मतलब हम पहले प्रोविजन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन समझेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर को भी डिफाइन करेंगे और समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में इजी हो। हम इसको पढ़ेंगे मेरे ये नोट्स से जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, प्लस ये हैंड रिटन नोट्स ये भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा कंसेप्ट है आज का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट यानी सप्लाई हो गया उसके बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप पहले ये समझिए कि जब सप्लाई हुआ था तब क्या हुआ होगा। तो जब सप्लाई हुआ था उस टाइम कुछ इस तरह की अकाउंटिंग एंट्री पास किए होंगे दोनों सप्लायर एंड रेसिपिएंट ने। सप्लायर ने ये एंट्री पास किया होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट टू जीएसटी लाइबिलिटी। इसमें क्या हुआ होगा, ये जो 1 लाख है ये है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये है सप्लायर का टर्नओवर। ठीक है, ये जो 1 लाख है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, जिसपे जीएसटी रेट लगता है। और ये जो 18,000 है ये है जीएसटी लाइबिलिटी, यानी हम यहाँ पे 18% का मान के रेट लगाए हैं कि 1 लाख का आपने माल बेचा है उस पर 18% जीएसटी, 1,18,000 टोटल आपको पे करना है। ठीक है, और यहाँ पे रेसिपिएंट क्या एंट्री पास करेगा, रेसिपिएंट एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, आईटीसी डेबिट 18,000 टू क्रेडिटर्स 1,18,000। यानी यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो यहाँ पे आईटीसी अवेल करेगा 18,000 का, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशंस मेट हो रही हो एज पर सेक्शन 16। ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा मेन कंसेप्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिपिएंट 18,000 आईटीसी अवेल करेगा और यहाँ पे सप्लायर 18,000 जीएसटी पे करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल गया, किसको कौन कितना जीएसटी पे करेगा और कौन कितना आईटीसी अवेल करेगा हमको सब मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब सप्लाई हो गया मान लो 1 जनवरी को। अब सपोज आज है 5 जनवरी, 5 जनवरी को सप्लायर रेसिपिएंट को डिस्काउंट दे रहा है कि मैंने जो तेरे को 1 तारीख को माल बेचा था उस पे मैं तेरे को 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मान लो कि 10,000 का डिस्काउंट है। ठीक है, अब ये 1,18,000 सप्लायर को मिलना था, अब वो 10,000 का डिस्काउंट देके उसको मिलेगा 1,08,000। लेकिन ये जो 10,000 का डिस्काउंट है, ये सवाल ये है कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस होगा कि नहीं, और अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस होगा तो कितना होगा। अगर ये 10,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो हमारा पहला सवाल ये है, चलो मान लेते हैं कि जो 10,000 है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। ठीक है, यानी वो जो 10,000 है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस होगा कि नहीं होगा, ये हमारा सवाल है। यही चीज के लिए हमारा प्रोविजन 15(3)(b एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। और 15(3)(b बोलता है कि अगर आप सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दे रहे हो, मीन्स वो डिस्काउंट आपके इनवॉइस में नहीं शो कर रहे हो, आप अलग से डिस्काउंट दे रहे हो कुछ दिन बाद, तो अगर आप ये दो कंडीशन मीट करते हो, अगर आप ये दो कंडीशन मीट करते हो तो हम आपको डिस्काउंट पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस करने देंगे, वरना वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस करने नहीं देंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस करने देंगे मतलब ये जो 1 लाख है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा, यानी टर्नओवर कम हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर कम हो रहा है तो इस पे जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बात ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई से वो डिस्काउंट को माइनस करने देंगे कि नहीं। तो अगर ये दो कंडीशन मेट हो जाए तो हम आपको माइनस करने देंगे, वरना नहीं देंगे। क्या है वो दो कंडीशन, पहली कंडीशन है कि इट एग्जिस्टेड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जब ये सप्लाई हो रहा था तब अगर सप्लायर रेसिपिएंट को बोल दिया था कि अगर ये कंडीशन मेट होगी तो मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट दूंगा, वरना मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट नहीं दूंगा। मान लो सप्लायर ने बोला कि अगर आप मुझे 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो ही मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 10,000 का, अगर आप मेरे को 10 दिन बाद पेमेंट करोगे तो मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट नहीं दूंगा। और सपोज वो 5 तारीख को आ गया रेसिपिएंट की ये लो पेमेंट, मैं इसमें 10,000 काट के आपको दे रहा हूँ, तो सप्लायर बोलेगा ठीक है, मैंने आपको पहले से बोला था कि मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट दूंगा, इसीलिए मैं 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा, इट शुड बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। वर्कड आउट इनवॉइस वाइज मीन्स सपोज ये तो एक ही इनवॉइस है, मान लो ऐसे करके 10 इनवॉइस है,
तो ये जो आप पर्टिकुलर डिस्काउंट दे रहे हो ये कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में दे रहे हो, ये आपको अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ये कंडीशन मेट हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में हमारे दो पॉइंट है, पहला कि इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और दूसरा वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि आईटीसी शुड बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। इसका क्या मतलब है? देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो 10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम होता है तो उसकी जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अब अगर सप्लायर यहाँ पे 18,000 की जगह 18,000 से कम पेमेंट करेगा तो रेसिपिएंट को भी 18,000 आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, 18,000 से कम आईटीसी मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि आईटीसी शुड बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। यानी जब उसने पहले 18,000 का आईटीसी ले लिया होगा, अब डिस्काउंट मिलने के बाद क्योंकि सामने वाले की जीएसटी लाइबिलिटी कम हो रही है, आपको अपना आईटीसी भी उतना ही रिवर्स करना पड़ेगा जितना से सप्लायर की जीएसटी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है। ये हमारी दो कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन मेट होती है तो हम आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम करने देंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम होगा मीन्स ये जो है ये 1,00,000 की जगह 90,000 हो जाएगा और जो हमारा जीएसटी लाइबिलिटी है वो 18,000 नहीं होगा, 18,000 से 1800 माइनस होने के बाद 16,200 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी? अगर सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है मीन्स ये दोनों कंडीशन अगर मैट हो गई तो हमारा एंट्री होगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000। ये 10,000 की वजह से उसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो रिड्यूस हो रहा है। 10,000 से वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस हो रहा है और ये जो 1800 है ये आपकी जीएसटी लाइबिलिटी कम कर रहा है सप्लायर का। ठीक है। और यहाँ पे वही उसने आईटीसी पहले लिया था 18,000 का डेबिट करके, अब यहाँ पे वो आईटीसी रिवर्स करेगा 1800 से। तो ऐसे वर्क करता है डिस्काउंट का कंसेप्ट। ओके, सबको समझ आ गया? ऐसे केस में सप्लायर इशू करता है क्रेडिट नोट। दो चीज होती है, एक क्रेडिट नोट एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। यहाँ पे सप्लायर इशू करेगा क्रेडिट नोट जिसमें जीएसटी में इम्पैक्ट पड़ता है और जीएसटी कम हो जाता है। ठीक है, सबको समझ आ गया? एक बार प्रोविजन पढ़ा देता हूँ मैं आपको। प्रोविजन बोलता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, डिस्काउंट इज इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। यानी वो टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट में एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड वो वर्कड आउट है, मतलब इनवॉइस वाइज उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी शुड बी रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि द बायर वुड हैव अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेबल ऑन द ग्रॉस वैल्यू। यानी ग्रॉस वैल्यू मीन्स ये 1,00,000, हमारे एग्जाम्पल में 1,00,000 थे वो। तो ग्रॉस वैल्यू पे 1,00,000 पे उसने आईटीसी अवेल किया होगा, यहाँ पे उसने किया है 18,000 पे, सॉरी 1,00,000 पे पूरा 18,000 अवेल किया है उसने। ठीक है। तो व्हेन ए क्रेडिट नोट इज इशूड द बायर विल रिवर्स द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। मीन्स जब ये क्रेडिट नोट, ये है क्रेडिट नोट, ये है क्रेडिट नोट, तो जब ये इशू होगा तो बायर को भी 1800 रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट आईटीसी वुड बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, द सप्लायर्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। तो जब ये रिवर्स करेगा तो सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल बेसिक, कुछ नहीं है, एकदम हल हुआ है। ओके। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ऐसी है जो मैट नहीं होती, ऐसे केस में सप्लायर क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता। लेकिन ईज ऑफ बिजनेस के लिए अगर आप क्रेडिट नोट नहीं दे सकते तो भी आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो जिससे आप सप्लाई रिसिपिएंट से कम पैसे ले लेना, लेकिन उसका जीएसटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब मतलब ये है कि सप्लायर क्या एंट्री पास करेगा, डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे ना सप्लायर की जीएसटी लाइबिलिटी कम होगी, ना रेसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है। ठीक है। अब कुछ सर्कुलर्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, बहुत इजी इजी सर्कुलर है। सबसे पहला है स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट वैसे तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन वो साथ में दिया था इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे भी जोड़ दिया है। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या बोलता है? बाय मोर सेव मोर ऑफर। बाय मोर सेव मोर ऑफर मीन्स आप सपोज, मोस्टली आपने ये देखा होगा कपड़ों की दुकान में जब दिवाली वगैरह का फेस्टिवल सेल होती है तब होता है ये कि आप अगर 5,000 का सामान खरीदोगे तो 1,000 ऑफ, 10,000 का सामान खरीदोगे तो 2,000 ऑफ, ऐसा। तो यही है बाय मोर सेव मोर, जितना ज़्यादा खरीदोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये स्टैगर्ड डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है ये आपके इन्वॉइस में इंक्लूड होता है, इट इज सोन ऑन द इन्वॉइस। मीन्स आपका सपोज इन्वॉइस है 1,00,000 का, उसमें आपका माइनस 10,000 करके 90,000 ऐसे करके दिखाएंगे इन्वॉइस में ही।
तो इसीलिए इसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, सप्लाई के टाइम ही मिल गया ना अगर इनवॉइस में दिख रहा है तो इसीलिए ये तो एक्सक्लूड होगा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई से, इस पे तो कोई दौराया नहीं है, इस पे तो कोई हमारा कंसेप्ट भी नहीं है आज का, ये तो 15(3)(a) में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पीरियडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट। ये क्या होता है? ये जनरली मैन्युफैक्चरर वगैरह या बड़े बड़े लोग अपने स्टॉकिस्ट को या अपने डिलीवरी वालों को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। इन इनको साल के स्टार्टिंग में बोल दे, मतलब मैन्युफैक्चरर लोग साल के स्टार्टिंग में स्टॉकिस्ट को बोल देते हैं कि अगर आप साल भर में हमसे 10 लाख का माल उठाओगे तो हम आपको पूरे जितना माल उठाओगे उतना पे 1% डिस्काउंट देंगे। अब ये स्टॉकिस्ट जिसको मैं माल बेच रहा हूँ वो साल में कब 10 लाख का माल उठाएगा, 10 लाख का माल मेरे से खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा मेरे को तो आज नहीं पता, तो इसलिए मैं आज तो डिस्काउंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं इससे आज एग्रीमेंट कर लिया हूँ कि मैं तेरे को हर बिल पे 1% का डिस्काउंट दूंगा। तो देखो, हम अगर प्रोविजन के हिसाब से, देखो आपको प्रोविजन के हिसाब से सोचना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, कम नहीं सोचना है। ठीक है, तो प्रोविजन में क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मैं साल के इसको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मीन्स वो एग्रीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, फिर इट कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने अभी बोला कि मैं इसको हर इनवॉइस पे 1% डिस्काउंट दूंगा, मीन्स मैं उसको इनवॉइस वाइज भी वर्कआउट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब हम एज्यूम अगर करें कि वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करेगा, तो जब जब हमारा स्टॉकिस्ट 10 लाख का माल हमसे खरीदेगा, मतलब जब भी खरीद लेगा 10 लाख का माल, उसके बाद हम उसको पहले के 10 लाख पे 1% डिस्काउंट देंगे। मान लो उसने 1 अप्रैल को हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया, अब वो 1 दिसंबर पे 15 लाख का, मतलब 1 दिसंबर पे 10 लाख का परचेज ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, तो हम उसको पूरे 10 लाख पे 1 दिसंबर के डेट पे डिस्काउंट देंगे 1% का। इसीलिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, और ये ऊपर के सारे कंडीशन मेट कर रहा है, इसलिए इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड करेंगे। यानी सप्लायर की जीएसटी लाइबिलिटी हो जाएगी 10 लाख इंटू 1% से कम, और रेसिपिएंट की आईटीसी रिवर्स हो जाएगी 10 लाख इंटू 1% से कम, मतलब 10 लाख इंटू जीएसटी इंटू 1%। ओके, फिर आता है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने किसी को माल दे दिया, बेच दिया 1 लाख का, अब 2 महीना हो गया मेरे को सामान नहीं दे रहा है, तो मैं बोला एक काम कर भाई, तुम मेरे को 90,000 दे दे, 10,000 तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, तुमको पैसे आज दे दे जैसे भी। तो ऐसे केस में मैंने उसको, अब आप फिर से प्रोविजन के हिसाब से सोचो 15(3)(b) में क्या लिखा हुआ है, क्या आपने इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट था एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई? नो, हमने टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था कि मैं तेरे को 10,000 का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे मेट नहीं हुई, इसीलिए 15(3) भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सप्लायर वैल्यू ऑफ सप्लाई से इस 10,000 को एक्सक्लूड नहीं करेगा, मीन्स वो जो पेमेंट करेगा वो पूरे 1 लाख पे माल पे, वो पूरे 1 लाख पे ही जीएसटी पे करेगा, और रेसिपिएंट को भी आईटीसी पूरे 1 लाख पे मिलेगा, भले ही ट्रांजेक्शन 90,000 का हुआ हो। ठीक है, मतलब पेमेंट भले ही 90,000 का हुआ है, ट्रांजेक्शन तो 1 ही लाख का हुआ है। तो यहाँ पे सप्लायर फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेगा अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से, अगर हम देखें तो। अभी अब ये वाला जो सर्कुलर है, ये इंटर लेवल पे नहीं है, फाइनल लेवल पे है, और फाइनल लेवल के लिए भी मेरे को नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये बस एक पोर्टल में एक नया यूटिलिटी आया है, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन है कि पहले क्या होता था, रेसिपिएंट ने, सेकंड जो कंडीशन है आईटीसी वाला, उसपे पहले ऐसे होता था कि अगर रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया है कि नहीं, उसके लिए उसको अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अगर जो उसका आईटीसी का अमाउंट है रिवर्स करने के लिए, मतलब जो उसको क्रेडिट नोट इशू हुआ है, अगर वो 5 लाख एक्सीड नहीं करता है, मीन्स अगर अप टू 5,000 है, तो वो खुद से सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन अगर वो रिवर्स करने वाला अमाउंट, मतलब जो आईटीसी उसको रिवर्स करना है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो वैसे केस में उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था फ्रॉम द सीए और सीएमए रिगार्डिंग द रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो अब वो क्लेरिफाई कर दिया है कि अब ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पोर्टल में यूटिलिटी दे दिया है उसके रिगार्डिंग, तो अब ये वाले सर्कुलर सर्कुलर बोल रहा हूँ, ये वाला अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सिंपल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रीड भी करके जाओगे, छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बोलता है सप्लायर, मतलब पहला सर्कुलर में पहला इशू ये बोलता है कि अगर जो सप्लायर है आपका, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा लिख के तो आपको शायद बेटर समझे। इशू नंबर 1। ठीक है, ये बोलता है कि अगर जो सप्लायर है आपका
वो अगर रेसिपिएंट को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे, अगर सप्लायर रेसिपिएंट को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे, तो क्या रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है? ये है क्वेश्चन। तो मैं तो आपको यहाँ पे ऊपर ही समझा दिया अभी कि सप्लायर अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करता है तो जीएसटी में कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं आता। मीन्स ना तो सप्लायर को अपनी जीएसटी लाइबिलिटी कम करने की जरूरत है और ना ही रेसिपिएंट को अपनी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सिंपली यही आंसर है कि आईटीसी इसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। देखो आप प्रोविजन पढ़ोगे आपको सर्कुलर ऑटोमेटिक समझ आएगा। आपको बस प्रोविजन को अच्छे से समझना है, ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझना है। इसके बाद सर्कुलर तो यूं सॉल्व होगा यूं। सर्कुलर क्या है? वही प्रोविजन को अप्लाई किया है, बस वही है सर्कुलर, नथिंग एल्स। सर्कुलर इज नॉट ए बिग डील, आपको बस ट्रांजैक्शन समझना है और प्रोविजन सही से अप्लाई करना है। सर्कुलर यूं सॉल्व होंगे। तो देखो वही बोला है कि whether the full ITC is available to the recipient when the recipient make discounted payments to the supplier on account of financial या commercial credit note। तो बोला the recipient will not be required to reverse the ITC। recipient को ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है on the basis of financial or commercial credit note issued by the supplier as there is no reduction in the original transaction value of supply। वैल्यू ऑफ सप्लाई में यानी उसके टर्नओवर में कोई भी रिडक्शन नहीं है, यानी उसके कोई भी एंड अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स लाइबिलिटी और उसके जीएसटी लाइबिलिटी में भी कोई रिडक्शन नहीं है, इसलिए उसको आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इशू टू का। इसको मार्क करो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है कि ये एग्जाम में आना ही चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीए बन भी गए तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या लिखा है। बोला है कि वेदर ए पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू इट्स डीलर would be treated as a consideration paid by the manufacturer for the dealer of the supply of the same goods to end customer as a monetary value of inducement to the supply of goods by him to the end customer। मतलब ऐसा बोल रहा है कि समझो, जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को सप्लाई किया T1। अब जो डीलर है वो एंड कस्टमर को बेचेगा, सप्लाई करेगा, ये हो गया T2। ठीक है, नो डाउट। अब मैन्युफैक्चरर इसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया। ओ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे डीलर की कॉस्ट कम हो गई। अब अगर डीलर की कॉस्ट कम हो गई तो डीलर उस माल को बेचने के लिए कस्टमर से थोड़ा कॉस्ट, मतलब कस्टमर के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसको भी थोड़ा कम कर सकता है बिना अपना प्रॉफिट गवाए, है कि नहीं? तो डीलर भी यहाँ पे चाहे तो डिस्काउंट दे सकता है ताकि उसका ये वाला माल जल्दी बिक जाए। ओके, तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, क्या इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को कंसिडरेशन पे किया है ताकि वो उसके सेल को पुश कर सके, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा इशू अराइज हुआ तो सर्कुलर आया और क्लैरिफाई किया सीबीआईसी ने कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है नॉर्मल पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जिसको हम 15(3), हाँ 15(3)(b) का प्रोविजन लगाएंगे और अगर वो कंडीशन मेट हो रहा है तो जीएसटी का इम्प्लीकेशन आएगा, अगर कंडीशन मेट नहीं हो रहा है तो जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू होगा। ठीक है, ये हो गया एक नंबर केस। ओके बॉस, मतलब इशू टू का केस वन। अब आया इशू टू का केस टू। मान लो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये डीलर को माल बेचा, सप्लाई कर दिया, ये हो गया T1। अब वही डीलर कस्टमर को माल बेचेगा, ये हो गया T2। ओ, तो दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है।
ये इसको माल बेचा, ये इसको माल बेचेगा, नो इशू। अब आया दिवाली। तो दिवाली में मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, टीवी पे अनाउंस कर दिया कि जो मेरा प्राइस है, मेरा जो प्रोडक्ट है, उसमें मैं समथिंग समथिंग डिस्काउंट दे रहा हूँ। मतलब वो डायरेक्ट उसने एंड कस्टमर के साथ डील किया कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब कस्टमर खरीदने कहाँ जाएगा, डीलर के पास। डीलर, मैन्युफैक्चरर ने जब डीलर से खरीदा तब उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। अब मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को बोला कि आपको डिस्काउंट में मिलेगा, मीन्स डीलर को तो डिस्काउंट पे बेचना पड़ रहा है। तो डीलर बोलेगा वाह सैम्पी वाह, आपने हमको बेचा फुल प्राइस में और आप कस्टमर को बेच रहे हो सस्ते में। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला कोई बात नहीं, हम आपको भी देते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब हम आपको देती है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ताकि आपको भी माल सस्ता पड़ जाए और आप कस्टमर को सस्ते में बेच पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो फंडा आया, ये वाला जो फंडा आया, इसकी वजह से ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, इसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सेल ऑफ देयर गुड्स। मतलब आप हमारा प्रोडक्ट का सेल को पुश करो, उसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिस्काउंट। यानी ये जो डिस्काउंट है इसको हम लिखेंगे कंसिडरेशन। ओ, नाउ दिस इज कंसिडरेशन, हो देयरफॉर जीएसटी पे करो। ठीक है, इस एक फंडे की वजह से आपको ये जो मैन्युफैक्चरर से डीलर है, यहाँ पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर डीलर को, मीन जीएसटी कौन पे करेगा, डीलर पे करेगा। ये जो सेल पुश करने का सर्विस दे रहा है वो डीलर दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, तो डीलर इस पे जीएसटी पे करेगा। समझ, कंफ्यूज मत होना। ये समझो कि जो उसने माल बेचा था उसमें ये सप्लायर था, तो माल सप्लाई किया उसमें ये जीएसटी पे करेगा। जितना पहले पे करना था अभी भी उतना ही पे करेगा, लेकिन अब जो इसको डिस्काउंट मिल रहा है डीलर को, उस पे डीलर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसका मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पहले सप्लाई कर रहा था, फिर इसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में दे रहा था। यानी अगर कंडीशन मेट हो रहा है तो उसका टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होगा और जीएसटी लाइबिलिटी कम होगा, वरना जीएसटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पहले जो माल सप्लाई किया था उस पर पूरा जीएसटी पे करेगा, और जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है उसका इसको आईटीसी मिल जाएगा, और डीलर उस पर जीएसटी पे करेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आरसीएम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये वाला कंसेप्ट याद रखना। डीलर, बहुत से डीलर ऐसे होंगे जो इस पे जीएसटी पे नहीं करेंगे, धड़ाक धड़ नोटिस आएगा। आप अच्छी से पढ़ लो ये वाला कंसेप्ट, सीए बनते ही हर डीलर को जाके बता देना, बना लेना अपना क्लाइंट। चलो ठीक है, तो हम एक बार रीडिंग ये ले लेते हैं। वेदर ए पोस्ट सेल डिस्काउंट offered by the manufacturer to the dealer would be treated as consideration, क्या हम उसको ऐसे कंसिडरेशन लेंगे, paid by the manufacturer to the dealer's supply of the same goods to the end customer as a monetary value of the inducement to the supply। ठीक है, यहाँ पे बोला इन केस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर, अगर इन दोनों के बीच देखो, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या दोनों के बीच, नहीं नहीं है। इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट, there are two independent sale transactions, one from the manufacturer to the dealer and other from the dealer to the end customer. So these discounts are simply given for the competitive pricing to push the sales and merely to reduce the sale price। मतलब ये सेल को पुश करने के लिए डिस्काउंट दिया गया है। ओके okay. इसीलिए इट इज क्लैरिफाइड दैट सच डिस्काउंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन एज द मॉनेटरी वैल्यू, मीन्स उसको हम एज ए सप्लाई नहीं बोलेंगे, और वो जो डिस्काउंट है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। However, in case where the manufacturer has some agreement with the end customer, अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ है, लाइक टीवी में एडवर्टीजमेंट,
द मैन्युफैक्चरर में इशू अ कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट टू द डीलर। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पे कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे देगा डीलर को डायरेक्टली, तो दैट डीलर, ताकि डीलर उसको सस्ते में बेच सके। इट इज क्लैरिफाइड दैट सच पोस्ट सेल डिस्काउंट शुड बी इंक्लूडेड इन द ओवरऑल कंसिडरेशन। तो ऐसा बोल रहे हैं कि उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे ओवरऑल कंसिडरेशन में, एज इट इज एन इंड्यूसमेंट टूवर्ड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। इसको हम ओवरऑल कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे, उस पर पेमेंट करेगा जीएसटी की लाइबिलिटी बाय डीलर। ओके। थर्ड केस बोलता है वेयर पोस्ट सेल डिस्काउंट एक्सटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर कैन बी ट्रीटेड एज ए कंसिडरेशन इन द ल्यू ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म टू प्रमोट द सेल। अब ऐसा बोल रहा है कि मान लो मैन्युफैक्चरर ने मान लो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सप्लाई किया गुड्स। अब डीलर कुछ प्रमोशन एक्टिविटी करता है, डीलर प्रमोशन एक्टिविटी कर रहा है इसका माल बेचने के लिए, डीलर कर रहा है, ठीक है। तो डीलर खर्चा किया इसका माल बेचने के लिए, तो कायदे से मैन्युफैक्चरर को डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि वो इसी का माल बेचने के लिए प्रमोशन कर रहा है। देखा जाए तो प्रमोशन तो इसी की कंपनी की हुई, तो मैन्युफैक्चरर इसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे। अगेन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पढ़ ही रहे हैं हम, वही कंसेप्ट, ठीक है। अब वो इसको देता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो कंसेप्ट ये, इशू ये अराइज हुआ कि ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे कि नहीं, इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे कि नहीं, किस चीज का कंसिडरेशन ऑफ द प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो अगर, तो क्वेश्चन यही अराइज हुआ, तो सर्कुलर ऐसा बोलता है अगर डीलर ने प्रमोशनल एक्टिविटी खुद से किया, ताकि देखो मैन्युफैक्चरर ने माल बेच दिया डीलर को, माल किसका हो गया, डीलर का हो गया, करेक्ट। अब अगर डीलर प्रमोशन कर रहा है तो माल भले मैन्युफैक्चरर के कंपनी का बिकेगा, बिकेगा तो डीलर के पास से। मतलब आप जाओगे तो डीलर के दुकान में माल खरीदने, तो सेल तो डीलर का बढ़ रहा है ना। तो अगर इन दोनों के बीच ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था, डीलर खुद से प्रमोशन कर रहा है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा माल बिके, ऐसे केस में ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है इसको हम कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। सिंपली मैन्युफैक्चरर डीलर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर देगा। ओके। ओके। लेकिन अगर इन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है कि, अगर एग्रीमेंट होता है कि आप प्रमोशनल एक्टिविटी करो हमारे प्रोडक्ट का, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है तो ऐसे केस में ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ये डिस्काउंट नहीं होगा, इसको हम कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे। क्या चीज़ का कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर को सर्विस दी है प्रमोशनल एक्टिविटीज की। मीन्स एक तो ये गुड सप्लाई हुआ था ये, दूसरा यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर को प्रमोशनल एक्टिविटी दी है। ऐसे केस में जीएसटी लाइबिलिटी आएगी, डीलर पे करेगा और मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिलेगा। ओके। ओके। तो ये हमारे कंसेप्ट पूरा हो गया है दोस्तों। आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के प्रोविज़न, सारे सर्कुलर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेरे को ये इशू नंबर 2 इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, मतलब 3 भी इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, 2 और 3 ये दोनों अच्छे से देख लेना। ठीक है। बहुत हाई चांसेस है कि ये जनवरी तक के अटेम्प्ट में कभी भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।